जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज एडजेक्टिव का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव का कुछ नियम देख रखा था। आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और क्लास के अंत में इसका आज टेस्ट भी लेंगे। अगर टाइम बचता है, पॉसिबल हुआ तो आज इसका टेस्ट भी ले लेंगे, और अगर टाइम नहीं बचता है तो टेस्ट कल होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है इसको समझिए। लिटिल और फ्यू ठीक से समझिएगा। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह मात्रा को दिखाता है। ठीक है, क्वांटिटी को दिखाता है। लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह मात्रा को दिखाता है। और फ्यू जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह संख्या को दिखाता है, नंबर्स को दिखाता है। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह संख्या को दिखाता है, और लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह मात्रा को दिखाता है। याद रहेगा? अब देखिए, इसमें तीन चीजें होता है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। और सेम यहां पर भी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब एक एक करके समझिए। लिटिल जो है इसका अर्थ है ना के बराबर, ना के बराबर। और ये नेगेटिव वाक्य में आता है। ठीक है, लिटिल का अर्थ है ना के बराबर और ये नेगेटिव वाक्य में आता है। देखिए ठीक से समझिएगा, नेगेटिव वाक्य में आता है, ना कि वाक्य को नेगेटिव बना देता है। ये वाक्य को नेगेटिव नहीं बनाता है, पहले से नेगेटिव वाक्य होगा, वहां पर लिटिल आएगा। ठीक है, तो लिटिल नेगेटिव वाक्य में आता है और इसका अर्थ है ना के बराबर। और फ्यू का अर्थ भी सेम है, ना के बराबर। और ये भी नेगेटिव वाक्य में आता है, ना कि वाक्य को नेगेटिव बनाता है। पहले से नेगेटिव वाक्य में फ्यू आएगा। ठीक है, अ लिटिल इसका अर्थ है थोड़ा या फिर थोड़ा सा, थोड़ा। ये पॉजिटिव वाक्य में आता है, वाक्य को पॉजिटिव नहीं बनाता है, बार बार बोल रहा हूं। यह पॉजिटिव वाक्य में आता है, पहले से पॉजिटिव वाक्य होगा, वहां पर अ लिटिल आएगा। ठीक है, और इसका अर्थ है थोड़ा। अ फ्यू का अर्थ भी थोड़ा है और यह भी पॉजिटिव वाक्य में आता है। ठीक है, द लिटिल इसका अर्थ है जो कुछ बचा है या फिर जो कुछ बाकी है, जो कुछ बचा है या फिर बाकी है। और ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य में आता है। ठीक है, द लिटिल इसका अर्थ है जो कुछ बाकी है या फिर जो कुछ बचा है, और ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य में आता है। द फ्यू का अर्थ भी सेम है, जो कुछ बचा है या फिर बाकी है, और इसका ये भी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य में आ सकता है। समझ में आया? देखिए, जो मुख्य अंतर है यहां पर है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह मात्रा को दिखाता है, और फ्यू जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है और यह संख्या को दिखाता है। यह मुख्य अंतर है, बाकी तो अर्थ सेम है। लिटिल का अर्थ भी ना के बराबर है, फ्यू का अर्थ भी ना के बराबर है। अ लिटिल का अर्थ थोड़ा है, अ फ्यू का अर्थ भी थोड़ा है, तो सेम है ना अर्थ। अंतर यहां पर है, आपको देखना है जब भी कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, वहां पर देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन है या फिर काउंटेबल नाउन है। उस हिसाब से तय करेंगे कि लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा। ठीक है, फिर देख लेंगे कि अ फ्यू होगा कि द फ्यू होगा या फिर अ लिटिल होगा कि द लिटिल होगा। समझ में आया? तो चलिए एक एक करके अब प्रश्नों को देखते हैं। यह रहा पहला प्रश्न। देखिए, आई नीड डैश मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। बताइए
यहां पर क्या होगा, लिटिल होगा कि फ्यू होगा? लिटिल या फिर फ्यू? पहले तो ये पता कीजिए, फिर जब पता चल जाए क्या होगा फिर देख लीजिएगा अ लिटिल होगा कि द लिटिल होगा, कि अ फ्यू होगा कि द फ्यू होगा। है, सारा कुछ तो समझाया गया। लिटिल कब आएगा? जब अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल आता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आता है। तो बस देख लीजिए, आई नीड डैश मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। देखिए, मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना? मनी, वाटर, इंफॉर्मेशन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारा कुछ पीछे कराया जा चुका है। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मनी का जो इकाई है, यूनिट है, जैसे रुपीज हो गया, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सब काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। फिर स्टार का भी बताया था कि काउंटेबल है और काउंटलेस भी है। याद आया? सब कुछ कराया जा चुका है। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब लिटिल होगा, फ्यू नहीं होगा। अब देख लीजिए, अ लिटिल होगा कि द लिटिल होगा, कि केवल लिटिल होगा? आई नीड डैश मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहा है, तो वाक्य पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा? अ लिटिल होगा। आई नीड अ लिटिल मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मुझे थोड़े पैसे चाहिए एक व्यवसाय, एक बिजनेस शुरू करने के लिए। क्या है भाई? अ लिटिल, थोड़ा पैसा, थोड़ा, पॉजिटिव वाक्य। समझ में आया किस तरह से करना है? तो सही आंसर है आई नीड अ लिटिल मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है, शी गेव मी डैश वाटर टू वॉश माई हैंड्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहले देख लीजिए कि लिटिल होगा कि फ्यू होगा। लिटिल होगा या फिर फ्यू होगा, फिर तय कीजिएगा जो भी होगा उस हिसाब से, कि अ लिटिल होगा कि द लिटिल होगा, वगैरह वगैरह। पहले फाइंड कीजिए लिटिल होगा कि फ्यू होगा। और नियम पता है कि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन में होता है और फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है। बस। शी गेव मी डैश वाटर टू वॉश माई हैंड्स। वाटर, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मतलब फ्यू नहीं होगा, लिटिल होगा। अब लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, जो कि नेगेटिव वाक्य में आता है। शी गेव मी डैश वाटर टू वॉश माई हैंड, पढ़ के लग रहा है नेगेटिव वाक्य है, तो लिटिल नहीं होगा। पॉजिटिव वाक्य है ना, तो क्या होगा? अ लिटिल होगा। शी गेव मी अ लिटिल वाटर टू वॉश माई हैंड्स। समझ में आया? और देखिए, वाक्य को पढ़कर ऐसा कुछ लग रहा है कि जो कुछ बचा है या फिर जो कुछ बाकी है, ऐसा होता तो द लिटिल होता। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अगला प्रश्न है, देयर इज डैश इंफॉर्मेशन अबाउट रोहित दैट इज नॉट एनफ। बताइए क्या होगा? लिटिल होगा या फिर फ्यू होगा? पहले आपको यही फाइंड करना है, फिर बाद में देखना है कि अ लिटिल होगा कि द लिटिल होगा, कि अ फ्यू होगा कि द फ्यू होगा। ठीक है? और इसका नियम क्या है? लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। देयर इज डैश इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मतलब फ्यू नहीं होगा, लिटिल होगा। तो लिटिल में तीन चीज होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल का अर्थ है ना के बराबर, और ये नेगेटिव वाक्य में आता है। अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, ये पॉजिटिव वाक्य में आता है। और द लिटिल का अर्थ है जो कुछ बाकी है, जो कुछ बचा है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य में आता है। तो पता तो चल गया कि लिटिल होगा।
अब कौन सा वाला होगा इसमें से? देखिए नॉट है ना, तो वाक्य क्या है? नेगेटिव वाक्य है, तो बस लिटिल होगा। तो देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट रोहित, दैट इज नॉट एनफ। समझ में आया? इस तरह से समझ कर चीजों को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 3 प्रश्न है आपके सामने, इसे आप लोग खुद से कीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास, ट्राई कीजिए। अब मैं जरा सा भी हिंट नहीं दूंगा, जितना समझाना था समझा दिया है, तो बन जाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए ना, जैसा समझाया था आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कहां पर लिटिल होगा, कहां पर फ्यू होगा, फिर उस हिसाब से आगे देख लेंगे कहां पर अ फ्यू होगा, कहां पर द फ्यू होगा, कहां पर अ लिटिल होगा, कहां पर द लिटिल होगा। बस इतना सा ही तो बात है, कीजिए। अब मैं तो कर ही दूंगा, एग्जाम हॉल में क्या मुझे ले जाइएगा? वहां तो आपको ही जाना है, आपको ही करना है, तो अभी से बेहतर है कर लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Dash books left in the library are enough for preparation of examination. क्या होगा? बुक्स है, बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल होगा? नहीं होगा, फ्यू होगा। लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है ना, और फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो देखिए पता चल गया कि फ्यू होगा। अब फ्यू में भी तो 3 चीजें हैं, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है। इनमें से क्या होगा? इस वाक्य को पढ़कर नेगेटिव वाक्य लग रहा है। डैश बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी आर एनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो नेगेटिव तो नहीं है, मतलब यहां पर केवल फ्यू नहीं होगा। अब देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब जो बचा हुआ है, तो बताया था ना कि जो कुछ बचा है या बाकी है, ऐसा हो तो क्या होता है? द फ्यू होगा। द फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी आर एनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। हो गया, इतना सही बात था, समझ में आया? नेक्स्ट, ही हैज डैश नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो नॉलेज है, तो नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू तो नहीं होगा, लिटिल होगा। अब देखिए इस वाक्य को पढ़कर आपको नेगेटिव लगा, ही हैज डैश नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये तो पॉजिटिव वाक्य है, नेगेटिव तो नहीं है, मतलब केवल लिटिल यहां पे नहीं होगा। अब इस वाक्य को पढ़कर ऐसा भी कुछ मतलब नहीं निकल रहा है कि जो कुछ बचा है या बाकी है, मतलब द लिटिल भी नहीं होगा। अब पॉजिटिव वाक्य है तो क्या होगा? ये लिटिल होगा। ठीक है, ही हैज अ लिटिल नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। समझ में आया? नेक्स्ट, यू कैन मेक मच प्रॉफिट फ्रॉम डैश मनी यू हैव लेफ्ट। तो देखिए मनी है, अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब लिटिल होगा, फ्यू नहीं होगा। अब देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब जो कुछ बचा हुआ है, बचा है तो क्या होगा? द लिटिल हो जाएगा। इस तरह से आपको चीजों को करना है। यू कैन मेक मच प्रॉफिट फ्रॉम द लिटिल मनी यू हैव लेफ्ट। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नियम है, मच आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और मेनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और ये वाला नियम तो मैंने आपको आगे भी समझाया था कि अगर मेनी के साथ आर्टिकल ए या एन लग जाए तो उसका अर्थ होता है हर एक या प्रत्येक, और तब उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है। ये वाला नियम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया गया था। ठीक है, तो मच आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और मेनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और अगर मेनी के साथ आर्टिकल ए या एन लग जाए तो उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेनी ए या फिर एन का अर्थ है हर एक या प्रत्येक। ठीक, अब देखिए प्रश्न है,
ही हैज सीन डैश प्लेसेस इन द सिटी। तो बताइए आंसर क्या होगा? मच होगा, मेनी होगा, या फिर मेनी ए या एन होगा? ही हैज सीन डैश प्लेसेस इन द सिटी, तो प्लेसेस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा? मेनी हो जाएगा। नियम तो सामने लिखा हुआ है कि मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो प्लेसेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मेनी ही होगा। ठीक है, तो ही हैज सीन मेनी प्लेसेस इन द सिटी। ठीक, नेक्स्ट, डैश डिस्टर्बेंस हैज बीन सीन हेयर। देखिए डिस्टर्बेंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, हैज। तो डिस्टर्बेंस अनकाउंटेबल नाउन है, डैश डिस्टर्बेंस हैज बीन सीन हेयर, क्या होगा? मच हो जाएगा यहां पर। मच डिस्टर्बेंस हैज बीन सीन हेयर। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव सॉल्व्ड डैश प्रॉब्लम सो फार। तो बताइए क्या होगा आंसर? दे हैव सॉल्व्ड डैश प्रॉब्लम सो फार। देखिए प्रॉब्लम क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा? मेनी के साथ आर्टिकल ए या एन लग जाने से सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहां पर मेनी अ हो जाएगा। दे हैव सॉल्व्ड मेनी अ प्रॉब्लम सो फार। समझ में आया किस तरह से करना है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अदर और अनदर में क्या अंतर होता है, इसको समझिए। अदर और अनदर, अनदर का मतलब है एक और। ठीक है, देखिए अदर, अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और अनदर के साथ आर्टिकल ए या फिर एन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखिए आर्टिकल ए या एन का अर्थ क्या है? एक। ए या एन का अर्थ एक होता है और अनदर का अर्थ भी एक और होता है, तो एक और, मुझे एक और मौका दो। एग्जाम्पल से समझिए। गिव मी एन अनदर चांस। इसका हिंदी करेंगे तो होगा मुझे एक और मौका दो। ऐसा बोलते हैं क्या? हम लोग तो बोलते हैं मुझे एक और मौका दो, तो मुझे एक और मौका दो, ये सब क्या चल रहा है? इसीलिए अनदर के साथ आर्टिकल एन नहीं आता है। एन का मतलब भी एक है, अनदर का मतलब भी एक और है, एन नहीं होगा। तो सही आंसर होगा गिव मी अनदर चांस। ठीक है, गिव मी अनदर चांस, मुझे एक और मौका दो। मुझे एक और मौका दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो समझ में आया अनदर के साथ आर्टिकल ए या एन क्यों नहीं आता है, और अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। उम्मीद करते हैं जो अंतर है अदर और अनदर का वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। यह रहा प्रश्न, देखिए ही गेव मी डैश बुक टू रीड। दूसरा प्रश्न है डैश एग्जाम्पल इज नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन, और तीसरा प्रश्न है दे नोटिस्ड डैश प्रेजेंट्स इन द मिल। 3 प्रश्न है आपके पास, 30 सेकेंड है। बताइए अदर होगा या फिर अनदर होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बताइए क्या होगा? ही गेव मी डैश बुक टू रीड, अभी समझाया कि अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है।
और एक चीज समझाया कि अनदर के साथ आर्टिकल ए और एन ये नहीं आता है। देखिए बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, अनदर होगा। ही गेव मी अनदर बुक टू रीड, समझ में आया, ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट, डैश एग्जाम्पल इज नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी अनदर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दे नोटिस्ड डैश प्रेजेंट्स, देखिए मजदूरों की बात कर रहा है, प्रेजेंट्स इन द मिल, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, प्रेजेंट्स, मजदूरों की बात हो रहा है, तो यहां पे अदर हो जाएगा। दे नोटिस्ड अदर प्रेजेंट्स इन द मिल, समझ में आया, इस तरह से करना है। नियम याद रखिएगा कि अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और अनदर के साथ आर्टिकल ए या फिर एन नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, गिव मी एन अदर चांस, अदर नहीं होगा, ये अनदर होगा, और ये तो पहले ही कराया जा चुका है, रिपीट हो गया। गिव मी एन नहीं होगा, अनदर के साथ आर्टिकल ए या एन नहीं होता है। ठीक है, तो गिव मी अनदर चांस होगा। एग्जाम का प्रश्न है, शुरू में ही कराया जा चुका है, तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, द डैश एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी वॉज डिफिकल्ट, बताइए क्या होगा आंसर, अदर होगा या फिर अनदर होगा। द डैश एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी वॉज डिफिकल्ट, एस्पेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, अनदर होगा। द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज डैश मैन हु केम यस्टरडे, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अनदर हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज अनदर मैन हु केम यस्टरडे, समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिनकी डिग्री बदलती है उसे ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है, और जिनकी डिग्री नहीं बदलती है उन्हें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है। देखिए इसमें तीन है, पहला है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है, दूसरा है कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो मूल स्वरूप है, जब एडजेक्टिव अपने मूल स्वरूप में होती है उसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे टॉल, स्मार्ट, हैंडसम, ठीक है, आदि, ये सब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। तो एडजेक्टिव जब अपने मूल स्वरूप में होती है उसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आया, समझना क्या है, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब देखिए कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में दो में तुलना होती है, ठीक है, दो में, केवल दो में तुलना होती है। इसमें क्या होता है, इसका जो एग्जाम्पल है स्मार्टर, तो देखिए स्मार्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, उसके साथ प्लस ई आर हो रखा है, तो प्लस ई आर करके कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बनता है। फिर इसी तरह टॉलर, तो टॉल पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसके साथ प्लस ई आर हो रखा है। अब देखिए जिस भी एडजेक्टिव के साथ हम लोग प्लस ई आर करके कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं उसके साथ हम लोग मोर लगा देते हैं, ठीक है, मोर, जैसे हैंडसम, अब हैंडसम के साथ ई आर लगा के हैंडसमर, ऐसा नहीं होता है, तो हैंडसम का कॉम्पेरेटिव डिग्री करने के लिए मोर लगा देंगे, मोर हैंडसम, ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव।
अब आ जाइए सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में केवल दो में तुलना हो रहा था और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में दो से अधिक। जब दो से अधिक में तुलना होती है, ठीक है, इसमें दो से अधिक में तुलना होती है। इसका जो एग्जांपल है, जैसे स्मार्टेस्ट, देखिए यहां पे प्लस ईएसटी कर रहे हैं, ठीक है, फिर टॉलेस्ट प्लस ईएसटी हो रहा है। और जब भी हम किसी एडजेक्टिव का साथ प्लस ईएसटी करके सुपरलेटिव डिग्री नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ मोस्ट लगा देते हैं। मोस्ट, जैसे मोस्ट हैंडसम, ठीक है, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से। समझ में आया? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव अपने मूल स्वरूप में होती है उसे ही पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जांपल है टॉल, स्मार्ट, हैंडसम आदि। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में केवल दो के मध्य तुलना होती है। इसका एग्जांपल है स्मार्टर, टॉलर। और जब किसी एडजेक्टिव का हम प्लस ईआर करके कंपैरेटिव डिग्री नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ मोर लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर मोर लगा हुआ है, मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, दो से अधिक में तुलना होती है। जब तुलना दो से अधिक में करना हो तब सुपरलेटिव डिग्री होता है। और इसका एग्जांपल है स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट और मोस्ट हैंडसम। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में प्लस ईएसटी हो रखा है। और किसी भी एडजेक्टिव को हम अगर प्लस ईएसटी करके सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं तो उसके साथ मोस्ट लगा देते हैं, जैसे मोस्ट हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आया? देखिए ही इज स्मार्ट, तो स्मार्ट है तो ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है ही इज द स्मार्टर देन राजू। ही इज द स्मार्टर देन राजू। देखिए राजू में तो दो में तुलना हो रहा है ना, तो इसीलिए स्मार्टर आ गया, ई आर, कॉम्पेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में दो में तुलना होती है। ही इज स्मार्टर एंड टॉल देन राजू, तो क्या होगा, ही है और राजू है तो दो में तुलना हो रहा है तो कॉम्पेरेटिव डिग्री होगा। तो स्मार्टर है प्लस ई आर, तो यहां पे टॉल पॉजिटिव डिग्री क्यों है, तो इसको भी कॉम्पेरेटिव डिग्री करना है तो ये टॉलर हो जाएगा, टॉल नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ही इज स्मार्टर एंड टॉलर देन राजू, ठीक है, इस तरह से करना है। ये पॉजिटिव डिग्री है ना टॉल, अब दो में तुलना हो रहा है तो कॉम्पेरेटिव डिग्री होगा, तो टॉल क्यों होगा, टॉलर होगा। टॉल के साथ प्लस ई आर करके हम लोग कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाते हैं, टॉलर। और अगर ई एस टी करते तो टॉलेस्ट हो जाता, वो हो जाता सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नियम क्या कहता है। सामान्यतः कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता है। कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ द नहीं आता है, परंतु जब वाक्य का फ्रेम इस तरह से हो, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, तब जो है द आ सकता है, ठीक है, तब कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ द आ सकता है, लेकिन सामान्यतः द नहीं आता है। एग्जाम्पल है, देखिए राजू इज द टॉलर देन रवि, तो टॉलर क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तो यहां पर द नहीं होगा। यह सामान्य नियम है कि राजू इज टॉलर देन रवि, यह होगा आपका सही आंसर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है ही इज टॉलर ऑफ द टू। देखिए ऑफ द टू आ गया ना, अब द हो सकता है, तो सही आंसर होगा ही इज द टॉलर। देखिए द प्लस टॉलर, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, प्लस ऑफ द टू, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ये होगा सही उत्तर, ठीक है।
तो सामान्यतः कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता है, परंतु जब वाक्य का फ्रेम इस तरह से हो द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, तब जो है ये द कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ आ सकता है। तो बताइए तीसरा एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा। रीना इज स्मार्टर ऑफ द टू। रीना इज स्मार्टर ऑफ द टू, देखिए ऑफ द टू है तो द लग जाएगा। रीना इज द स्मार्टर ऑफ द टू होगा। ये होगा आपका सही उत्तर। देखिए द प्लस कॉम्पैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, समझ में आया। सामान्यतः कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता है, लेकिन जब इस प्रकार का वाक्य का फ्रेम हो तब कॉम्पैरेटिव डिग्री के साथ द आ सकता है। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नियम है प्रेफर और प्रेफरेबल, ये दोनों एडजेक्टिव जो है जन्म से ही कॉम्पैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, और इसके साथ कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ये लगाना गलत है। ठीक है, इसके साथ कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना गलत है। और प्रेफर और प्रेफरेबल इसके साथ देन नहीं लगता, टू लगता है। ठीक है, देन नहीं लगता, टू लगता है। एग्जाम्पल है लिविंग फ्री इन ए डार्क रूम इज मोर प्रेफरेबल देन बीइंग इम्प्रिजन्ड इन ए सनी पैलेस। अंधेरे कमरे में आजाद रहना खुले महल में कैद रहने से बेहतर है। तो बताइए कहां पर गलती है। देखिए प्रेफरेबल है ना, ये तो जन्म से ही कॉम्पैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर लगा के फिर से इसको छेड़ने का क्या जरूरत है। तो मोर होगा नहीं होगा, अभी तो बोला कि मोर लगा के कॉम्पैरेटिव नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी है कॉम्पैरेटिव भाई। और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो मोर नहीं होगा। और प्रेफर और प्रेफरेबल इसके साथ देन नहीं लगता, टू लगता है, तो देन भी नहीं होगा, यहां पर टू होगा। अब जाके ये सही बन। समझ में आया। प्रेफर व प्रेफरेबल ये दोनों एडजेक्टिव जन्म से ही क्या है, कॉम्पैरेटिव है। इसके साथ मोर लगा के कॉम्पैरेटिव बनाना या फिर मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाना दोनों गलत है। और इसके साथ जो है देन नहीं लगता, टू लगता है। बस इतना सा नियम। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नियम है वे एडजेक्टिव जिनका अंत IOR से हो, IOR इससे हो, उसके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है। ठीक है, टू लगेगा। जैसे सीनियर, जूनियर, देखिए सीनियर के अंत में क्या है, IOR है, तो अंत IOR से हो रहा है ना। फिर जूनियर का भी देखिए IOR है अंत में। तो वे एडजेक्टिव जिनका अंत IOR से हो उनके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर आदि ये उदाहरण है। देखिए एग्जाम्पल है मिस्टर शर्मा इज सीनियर देन ऑब्लिक टू मी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो क्या होगा आंसर, सीनियर है, देखिए अंत में IOR है तो टू लगेगा ना, देन तो नहीं लगेगा, वही तो बताया। तो मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी होगा सही आंसर। समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है वे एडजेक्टिव जिनका अंत ER से हो उनके साथ देन लगता है, टू नहीं लगता है। ठीक है, जैसे स्मार्टर देखिए अंत में ER है, फिर टॉलर अंत में ER है, स्लोवर अंत में ER है, हायर, लोअर आदि। तो इस तरह का एडजेक्टिव जिनका अंत ER से हो उसके साथ देन लगता है, टू नहीं लगता है। एग्जाम्पल है ही इज टॉलर टू ऑब्लिक देन यू। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ही इज टॉलर टू ऑब्लिक देन यू, तो टॉलर है अंत में ER है तो क्या लगेगा, देन लगेगा, टू नहीं लगेगा। ठीक है, और अभी जो समझाया कि अगर अंत IOR से हो तो क्या लगेगा,
टू लगेगा, देन नहीं लगेगा। और अगर अंत ई आर से हो तो देन लगेगा, टू नहीं लगेगा। समझ में आया? ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए एक अपवाद भी है, प्रेफर। प्रेफर का भी तो अंत ई आर से है, लेकिन प्रेफर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता है। प्रेफर का भी नियम समझा है ना अभी। प्रेफर और प्रेफरेबल जन्म से ही क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। इसके साथ मोर या फिर मोस्ट लगा के हम लोग कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं कर सकते। और इसके साथ देन भी नहीं लगता है, टू लगता है, अभी तो कराया। तो वही यहां पर अपवाद है कि प्रेफर इसके साथ टू लगता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जितना भी है जिसका अंत ई आर से हो रहा है उसके साथ देन लगता है, टू नहीं लगता है। ठीक है, ही इज टॉलर देन यू। और अगर अंत आई ओ आर से हो तो टू लगता है, देन नहीं लगता है। सब चीजों को ठीक से याद कर लीजिएगा। वैसे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव पर। अभी तक हम लोग ग्रेडेबल एडजेक्टिव को देख रहे थे। अब समझिए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है। जिसका डिग्री नहीं बदलता है उसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे राउंड, परफेक्ट, यूनिक, सर्कुलर, आइडियल, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, मेजर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, मतलब सारे शेप हो गया, जैसे राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, ये सारे शेप। फिर सारे रंग, रेड, वाइट, ये सब रंग है, सारे रंग। फिर होल, फाइनल, अनमैच्ड, वेट, राइट, रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, इल आदि, ये सब क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इसका डिग्री नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो इसके साथ मोर या मोस्ट लगाना गलत हो जाएगा। इनके साथ मोर या मोस्ट हम नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब देखिए एग्जाम्पल है, ये रहा, शी हैज द राउंडेस्ट फेस इन हर फैमिली। तभी बताया कि सारे शेप हो गया, राउंड, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये सारे शेप होते हैं ना, तो राउंड होगा, राउंडेस्ट। तो नॉन ग्रेडेबल है तो डिग्री कैसे बदल सकते हैं, तो राउंडेस्ट नहीं होगा, राउंड हो जाएगा। सी हैज द राउंड फेस इन हर फैमिली। समझ में आया? नेक्स्ट, ही वेयर्स द रेडेस्ट शर्ट। तो रेड क्या होता है, कलर होता है, सारे रंग, सारे शेप हो गया, सारे रंग हो गया, ये सब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, इनका हम डिग्री नहीं बदल सकते हैं। तो रेडेस्ट होगा, नहीं होगा, रेड होगा। तो ही वेयर्स द रेड शर्ट होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, द मोस्ट अनमैच्ड मॉन्यूमेंट इज द ताजमहल। तो देखिए अनमैच्ड, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो मोस्ट होगा। मोस्ट लगाना, मोर लगाना इनके साथ गलत है ना, तो मोस्ट नहीं होगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए फर्दर और फार्दर में क्या अंतर है। जो फर्दर है ये टाइम पर आधारित होती है, इसका मतलब है अगला या नेक्स्ट। ठीक है, फर्दर जो है ये टाइम पर आधारित है, समय पर आधारित है, इसका मतलब है अगला या नेक्स्ट। और फार्दर ये डिस्टेंस, दूरी पर आधारित होता है, दो दूरियों में से सेकंड वाली दूरी को इंगित करता है। ठीक है, फार्दर डिस्टेंस पर आधारित होता है और फर्दर ये टाइम पर आधारित होता है। स्पेलिंग को देख लीजिए, एफ यू आर है और यहां पर एफ ए आर है, एफ यू आर टी एच ई आर, ये फर्दर है, यू देखिए, यू ये समय। ठीक है, ऐसे याद रखिए, गोलमाल नहीं होगा। यू है तो समय होगा, समय पर आधारित, और फार्दर एफ ए आर टी एच ई आर, यहां पर ए है तो ए है तो दूरी, डिस्टेंस पर आधारित होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिक्स नहीं होगा। तो फर्दर और फार्दर ये टाइम पर आधारित होता है और फार्दर जो है डिस्टेंस पर आधारित होता है।
समझ में आया? तो बताइए, एग्जाम्पल है आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा? द हाइकर्स वॉक्ड डैश इनटू द माउंटेन्स देन दे हैड प्लान्ड। हाइकर्स मतलब जो पहाड़ी वगैरह चढ़ते हैं ना, ट्रैकिंग करते हैं, उन्हें हाइकर्स कहा जाता है। तो डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो क्या होगा? दूरी। तो ए को ध्यान में रखेंगे, फार्दर। तो FARTHER, ये हो जाएगा आपका आंसर। और टाइम होता तो यू को ध्यान में रखते, फर्दर। ठीक है, द हाइकर्स वॉक्ड फर्दर इनटू द माउंटेन्स देन दे हैड प्लान्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दूसरा एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या होगा? वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक डैश बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। बताइए, फर्दर होगा या फिर फार्दर होगा? यू फॉर टाइम, फर्दर, और फार्दर ए फॉर डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक डैश बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो देखिए, बिफोर ये समय का बात कर रहा है ना, तो क्या होगा? फर्दर हो जाएगा, FURTHER, फर्दर। नेक्स्ट, द टाउन इज मच डैश फ्रॉम हेयर देन द मैप इंडिकेटेड। बताइए क्या होगा? फार्दर या फिर फर्दर? द टाउन इज मच डैश फ्रॉम हेयर देन द मैप इंडिकेटेड। टाउन का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस, दूरी को बता रहा है ना, तो क्या होगा? ए फॉर डिस्टेंस, फार्दर, FAR। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट डैश यू शुड रीड द नेक्स्ट चैप्टर। बताइए क्या होगा? फार्दर या फिर फर्दर? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट डैश यू शुड रीड द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है, टाइम का बात कर रहा है, तो क्या होगा? फर्दर हो जाएगा, FURTHER। If you want to understand this concept further, you should read the next chapter. समझ में आया? फर्दर टाइम पर आधारित होता है और फार्दर डिस्टेंस पर आधारित होता है। इसको ध्यान में रखिएगा और मिक्स ना हो जाए, इसलिए यू और ए को, इसको भी ध्यान में रखना है। FUR फर्दर, यू फॉर टाइम, और FAR फार्दर, ए फॉर डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडजेक्टिव का जितना भी नियम है वो आप लोगों को समझा दिया गया। एक आध अगर छूटा भी है तो टेस्ट के बीच में उसे कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टेस्ट को कल ही लेते हैं। जितना समझाया गया उसको आप लोग घर में एक बार रिवीजन करके आ जाइएगा। ठीक है, और पिछला क्लास को भी देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न टेस्ट में होगा। ठीक, तो कल लेते हैं टेस्ट को। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।